हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक चाइनीज ड्रामा की कहानी लेकर आई हूँ। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेचेंग हॉस्पिटल में होती है और बेचेंग की आवाज हमें बताती है कि 5 साल पहले मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, अपनी वर्जिनिटी खो दी और प्रेग्नेंट हो गई, एक स्टिल बेबी को जन्म दिया और मेरी ग्रैंडमॉम ने जो शेयर्स दिए थे वो छीन लिए। मेरे परिवार ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। फिर हम देखते हैं कि बेइचेंग की स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए गुंडे भेजती हैं और बेइचेंग वहां से भागने की कोशिश करती है। गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और मेंटल हॉस्पिटल में बेइचेंग पर टॉर्चर किया जाता है। फिर बेइचेंग की स्टेप सिस्टर उसके पास आती है और कहती है, दीदी हमने तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा है, तुम जल्द ही डिस्चार्ज हो जाओगी। दूसरी तरफ फ्यू अपने स्टाफ से कहता है, तुम लोग मेरे लिए एक औरत नहीं ढूंढ सकते, 5 साल से नहीं मिली, तुम लोग सब बेकार हो, सर्च जारी रखो। नेक्स्ट, बेचेंग की सिस्टर उसे हॉस्पिटल से लेने आती है और बेचेंग से कहती है, दीदी हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है, लड़का एक अमीर घराने का है। बेचेंग गुस्से से कहती है, रूमर्स हैं कि वो रिच हेयर बीमार है, अब तुम मुझे उससे शादी करने को कह रहे हो, क्या तुम मुझे रिच फैमिली में बेच देना चाहते हो? मेरी दादी की विल के वो 10% शेयर्स जो मेरे थे अभी मुझे वापस दो। बेचेंग की सिस्टर अपनी मॉम के कान में फुसफुसाकर कहती है, अभी दे दो कंपनी के शेयर्स, जब वो विडो हो जाएगी तो हम पैसे वापस ले लेंगे। नेक्स्ट सीन में बेचेंग कार में ब्राइडल ड्रेस पहनकर जा रही होती है। रास्ते में एक ओल्ड वॉकिंग लेडी उसकी कार से टकरा जाती है। बेचेंग उस ओल्ड लेडी का एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करती है, एक नीडल उसकी बॉडी में डालती है। वो ओल्ड लेडी ठीक हो जाती है, पर तभी कुछ हॉस्पिटल स्टाफ आता है और ओल्ड लेडी को ले जाता है। नेक्स्ट, बेचेंग फ्यू के घर जाती है और उसकी रिंग को नोटिस करती है और सोचती है ये जेड की रिंग पहले देखी है कहीं। फिर वो सोचती है ये तो वो अगली और बीमार फ्यू है जिससे मेरी शादी हो रही है। फ्यू बेचेंग से कहता है, तुम्हारी फैमिली ने शादी के लिए 10 मिलियन की डॉवरी ले ली है और तुम किसी और से शादी करना चाहती हो। बेचेंग फ्यू के पास जेड रिंग देखकर सोचती है, ये वो रिंग नहीं है जो मुझे दी गई थी, अगर ये सच में फ्यू की है तो शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बेचेंग फू को बताती है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरी फैमिली मुझे मेंटल हॉस्पिटल से कभी नहीं निकालती। फ्यू कहता है, मुझे धोखा देने वाला इंसान बच के नहीं जा सकता, इसलिए सोच समझकर कुछ भी करना। बेचेंग फू से कहती है, मैंने अभी तुम्हारी पल्स चेक की है और तुम्हारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जिसका अगर इलाज नहीं मिला तो तुम जल्द ही मर जाओगे और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फू बेचेंग का हाथ पकड़ता है और वो नीडल निकालती है और फू का एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करती है। फ्यू के सिर में दर्द होने लगता है और बेचेंग उसके पास बैठकर उसकी केयर करने लगती है। फू का हार्ट सिंक करने लगता है और बेचेंग अपना एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का नीडल बॉक्स निकालती है। ये देखकर फू कहता है, तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या करने वाली हो? तभी वहां जियांग आ जाती है और बेचेंग को धक्का देकर हटा देती है। बेचेंग जियांग से कहती है, मैं फू को बचा रही हूँ। जियांग फू से कहती है, तुम ठीक हो? फू अपनी सिस्टर से नाराज होता है क्योंकि वो उसे बीमारी की हालत में छोड़ गई होती है। तभी फू का असिस्टेंट बताता है कि हुजोंग हॉस्पिटल ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि ग्रैंडमा को हॉस्पिटल भेजा गया है। फू हॉस्पिटल चला जाता है और बेचेंग किसी से कॉल पर बात करती है और कहती है, मेरी मदद करो, सेफ से जेड रिंग चुरानी है। उधर हॉस्पिटल में फू अपनी ग्रैंडमा से कहता है, तुमने कहा था तुम्हें कोई काम नहीं था, फिर भी अकेली सड़क पर क्यों गई थी? फू की ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हारी शादी की अरेंजमेंट्स करने गई थी। फ्यू कहता है, दादी मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे शादी की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में पहले से ही कोई है। दादी कहती है, 5 साल बीत गए, वो लड़की नहीं मिली, अब और इंतजार नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए एक और लड़की ढूंढ ली है और आज जिस लड़की ने मुझे बचाया तुम उससे शादी कर लो, उसी की वजह से दादी की जान बची है। दादी ड्रामा करने लगती है और फू से कहती है, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो गॉड मुझे जल्द ही उठा ले और मैं मर जाऊं। तुम कैसे ग्रैंडसन हो, दादी की जिंदगी की परवाह नहीं करते। हाय मैं मर जाऊंगी। फू तंग आकर कहता है, मैं उससे जरूर मिलूंगा। ठीक है, दादी कहती है, मैं इन 3 दिनों में ग्यू फैमिली से रिश्ता तोड़ दूंगी, वो हमारी फैमिली को सीरियसली नहीं लेते। फ्यू अपने असिस्टेंट से कहता है, पता लगाओ कि दादी को किसने बचाया, अगर कोई हिडन मोटिव न हो तो फ्यू फैमिली की तरफ से थैंक्स का तोहफा भेजो। फ्यू का असिस्टेंट उसे ये भी बताता है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। नेक्स्ट, बेचेंग को कॉल आती है और उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि जो रिंग उसने बैंक के सेफ में रखी थी उसकी सिस्टर और मॉम ने निकाल ली है। तभी बेचेंग को फू मिल जाता है और फू उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेचेंग फू से कहती है, तुम्हारी नई बीवी होने के नाते यहाँ आई हूँ,
ग्रैंडमा बीमार हैं, जरूर मुलाकात करनी चाहिए। कहता है, जरूरत नहीं, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा, अभी अपना सामान पैक करो और चले जाओ। बेचेंग फू से कहती है, मैं एक्यूपंक्चर से सिर्फ लोगों को बचाती हूँ और तुम्हें भी बचाना चाहती थी। फू कहता है, पर बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम उनमें से एक नहीं हो। फू बेचेंग को रोकता है और कहता है, ग्रैंडमा तुमसे नहीं मिलेंगी। बेचेंग दादी से मिलने जाती है, पर उसको दरवाजे पर जियांग रोक लेती है और अंदर नहीं जाने देती। दादी बेचेंग को देख लेती है और उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि बेचेंग वही लड़की होती है जिसने दादी को रोड पर बचाया था। जियांग दादी से कहती है, मैं सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर निकलवा देती हूँ। बेचेंग फैमिली की बेटी है और इनसे हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। दादी बेचेंग को अंदर आने देती हैं और कहती हैं, ये तो सच में किस्मत है, ये वही लड़की है जिसने मुझे बचाया था। बेचेंग मन में सोचती है, ये सच में कोइंसिडेंस है, फ्यू जरूर मुझ पर शक करेगा, लेकिन अब दादी के साथ रिश्ता है, अब चाहे वो मुझे भगाना चाहे वो सक्सेसफुल नहीं होगा। दादी बेचेंग से कहती हैं, तुम फ्यू के साथ अच्छे से रहना। जांग गुस्से से दादी से कहती है, ये जानबूझकर आपके पास आई होगी। दादी कहती हैं, उस दिन मुझे हार्ट अटैक आया था, क्या वो पहले से मेरी बीमारी जान सकती थी? जांग कहती है, वो एक्यूपंक्चर से एफयू भाई की बीमारी कंट्रोल कर सकती है, शायद वो जानबूझकर हार्ट अटैक भी ला सकती हैं। दादी हैरानी से बेचेंग से कहती हैं, तुम फ्यू की बीमारी ठीक कर सकती हो, ये सच में भगवान की दी हुई बहू है। बेचेंग कहती है, दादी मैं वाइस प्रेसिडेंट की बीमारी ठीक कर सकती हूँ, लेकिन फू मुझ पर शक करते हैं। तभी वहां फ्यू भी आ जाता है और जियांग फू से कहती है, मैंने सालों से तुम्हारी और फू भाई की केयर की है। फू कहता है, हमारी फैमिली के साथ तुम्हारी दोस्ती को हम हमेशा याद रखेंगे, तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हें बहन समझता था। फिर दादी बेचेंग से कहती हैं, अगर टाइम हो तो मैं तुम्हें शॉपिंग ले जाऊंगी। बेचेंग दादी से कहती है, मुझे कल घर वापस जाना है, कुछ सामान लेने के लिए, अगली बार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी शॉपिंग। दादी फ्यू से कहती हैं कि तुम भी इसके साथ चले जाना। फिर फ्यू का असिस्टेंट आता है और फ्यू को बताता है, दादी ने कहा है कि हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड वाइफ की तरह रहना चाहिए, साथ रहो, अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करो। फ्यू का सेक्रेटरी दरवाजा लॉक कर जाता है और फ्यू और बेचेंग को एक साथ एक ही रूम में रहना पड़ता है। बेचेंग फू से कहती है, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? फू कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने दादी की जान बचाई थी। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोऊंगा। बेचेंग को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप सिस्टर ने उसकी जेड रिंग सेफ से निकाल ली है। बेचेंग गुस्से में आती है और कहती है, अगले महीने गू फैमिली को बैंकरप्ट होते देखूंगी। दूसरी तरफ फ्यू को भी कॉल आती है और उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि उसकी जेड रिंग सेफ से किसी ने चुरा ली है। यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है और हमें पता चलता है कि फ्यू के पास जो रिंग थी वो बेचेंग की रिंग थी और बेचेंग की सिस्टर ने वो चुरा कर फ्यू की फैमिली को डाउरी में दे दी थी। अगली बार फू बेचेंग को उसके घर लेकर जाता है। बेचेंग को उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बेचेंग कहती है, मैं अपना सामान लेने आई हूँ। बेचेंग अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है, सेफ में रखी रिंग कहाँ है, निकालो। बेचेंग की सिस्टर कहती है, बस एक रिंग है, तुम मेरी बहन हो, बहन को देना क्या बुराई है। बेचेंग गुस्से से कहती है, खुद निकालोगी या मैं ढूंढूं? अगर नहीं निकालोगी मैं पापा को बता दूंगी कि मैं मेंटल हॉस्पिटल कैसे पहुंची। तभी घर के अंदर फू आ जाता है और बेचेंग की फैमिली उसको देखकर कहती है, तुम कौन हो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? फू कहता है, मैं उसके साथ आया हूँ। बेचेंग अपनी फैमिली को बताती है, ये मेरा हस्बैंड है, मुझे घर छोड़ने आया है। बेचेंग की सिस्टर कहती है, ये फ्यू नहीं हो सकता, वो तो बीमार भी है, उसको खड़े होने में भी तकलीफ होती है। फ्यू बेचेंग की मॉम से कहता है, मैंने कल ही तुम्हें 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और आज तुम मुंह फेर रही हो। बेचेंग की मॉम डर जाती है और फू को घर में वेलकम करती है। बेचेंग की मॉम फू को कहती है कि बेचेंग मेंटल हॉस्पिटल इसलिए गई क्योंकि वहां के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। बेचेंग फू से कहती है, मेरा सामान मिल गया, चलो चलते हैं। बेचेंग गुस्से से अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है, अगर तुमने दोबारा चोरी करने की हिम्मत की तो हाथ तोड़ने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। बेचेंग अपनी स्टेप सिस्टर को डांटती है और वो फ्यू की अटेंशन लेने के लिए उससे कहती है, मुझे बचा लो। बेचेंग अपनी सिस्टर से कहती है, तुम समझती हो ये चाल सब पर चलती है, दुनिया में अभी भी लोग समझदार हैं। फू बेचेंग के बारे में सोचने लगता है कि वह मेंटल हॉस्पिटल क्यों गई थी। अगले दिन फ्यू का सेक्रेटरी उसके पास आता है और कहता है, आपने मुझे वह मामला इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, मैंने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिया है। फ्यू को कोई पुराना हादसा याद आता है जो बेचेंग के मेंटल हॉस्पिटल जाने से जुड़ा होता है।
वह सोचता है कि बेइचेंग को 5 साल पहले दिमागी समस्या थी। वह एक पागल खाने में रही थी। मुद्दा यह है कि वह कब पागल खाने में दाखिल हुई थी। क्या वह उस रात के एक दिन बाद ही एडमिट हुई? इस सीन से हमें पता चलता है कि फ्यू और बेइचेंग का कोई पुराना रिश्ता है। फिर दादी अस्पताल से वापस आती हैं। बेइचेंग दादी से कहती है, आप अभी ठीक नहीं हुई हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकती, हम अच्छे काम करते रहेंगे। सब मिलकर दादी का स्वागत करते हैं और दादी जैंग से खाना तैयार करने को कहती हैं। अगले सीन में फू और बेइचेंग अपने कमरे में जाते हैं। बेइचेंग मन में सोचती है, मैं फू के घर में रहना चाहती हूँ। फू को कभी पता नहीं चलना चाहिए मेरा प्लान। बेइचेंग फू से कहती है, मैंने यहाँ अपने माँ बाप के कहने पर शादी की थी। माँ बाप के हुक्म को नहीं तोड़ा जा सकता। फू बेइचेंग को छेड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? बेइचेंग कहती है, इतना कॉन्फिडेंट मत बनो। बेइचेंग फू से कहती है, तुम्हारी बीमारी के लक्षण फिर से आ रहे हैं। फू कहता है, क्या तुमने मुझे कल ठीक नहीं किया था? बेइचेंग कहती है, मैं तुम्हारी बीमारी एक्यूपंक्चर से ठीक कर सकती हूँ। फ्यू कहता है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बेइचेंग कहती है, नहीं, पैसे नहीं, इस पर साइन करो। फ्यू हैरान होकर कहता है, शादी का एग्रीमेंट। बेइचेंग कहती है, हाँ, आधे साल के लिए तुम मुझे इस अमीर परिवार में रहने दोगे और मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करूंगी। बेइचेंग कहती है, बस साइन करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं, सिर्फ मैं ही तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती हूँ और हर दिन इलाज के लिए मेरे कमरे में आना होगा। कल तुम्हें कुछ मेडिसिन भेजूंगी। यह कहकर बेइचेंग कमरे से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में बेइचेंग जेड रिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। वह मन में सोचती है, मुझे यह फ्यू के वापस आने से पहले खत्म करना होगा। ये फाइल्स कॉपी करने का एक ही तरीका है। तभी ऑफिस में जांग आ जाती है और बेइचेंग डर जाती है और सोचती है, फाइल अभी डाउनलोड नहीं हुई है, थोड़ा और समय चाहिए। अब क्या करूं? जांग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेइचेंग कहती है, एक पत्नी होने के नाते मैं अपने पति से मिलने आई हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती। जांग बेइचेंग की तैयार की हुई ड्रिंक देखती है और कहती है, यह क्या है, इतनी तेज खुशबू? बेइचेंग जांग से कहती है, मैंने यह खास फ्यू के लिए तैयार किया है। जांग कहती है, तुमने इसमें जहर मिलाया है ना? तभी वहां फ्यू आ जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जांग फू से कहती है, बेइचेंग ने तुम्हारे लिए एक मेडिसिन बनाई है, इसमें आर्सेनिक मिलाया गया है। फ्यू कहता है, यहाँ सर्विलांस कैमरा है, अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगी तो क्या भाग पाएगी? थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो बाहर जाओ। फू बेइचेंग की बनाई हुई मेडिसिन को पी लेता है। फू बेइचेंग से कहता है, उम्मीद है अगली बार मेरे ऑफिस में मेरी इजाजत के बिना मत आना। बेइचेंग जो फाइल डाउनलोड कर रही होती है वह डाउनलोड नहीं हो पाती और बेइचेंग जो सीक्रेट पता लगाना चाहती है उसमें असफल हो जाती है। अगले सीन में बेइचेंग फोन पर अपने असिस्टेंट से बात करती है और उसको 1 मिलियन का बोनस देती है। बेइचेंग उससे कहती है, तुम डिजर्व करते हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। बेइचेंग को मेंटल हॉस्पिटल में कुछ दवाएं दी जा रही होती हैं जो उसकी सेहत पर बुरा असर डालती हैं। बेइचेंग का असिस्टेंट उसको बताता है कि मेंटल हॉस्पिटल में जो दवा दी जा रही थी उसका प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट हो गया है। हमने एक्सपेरिमेंट बार बार किया और काम किया, सैंपल भेज दिया है आपको। दूसरी तरफ जांग परेशान होती है और सोचती है कि बेइचेंग फू के करीब आ रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर दादी बेइचेंग के कमरे में आती हैं और जेड रिंग उसके पास देखकर कहती हैं, तुम्हारे पास भी यह रिंग कैसे है? बेइचेंग कहती है, दादी आपको पता है इस रिंग का? फू की दादी मन में सोचती हैं, मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि फू यह रिंग बेइचेंग को दे देगा। जवान लोगों की दुनिया समझ से बाहर हो रही है। दादी बेइचेंग को नहीं बताती कि यह रिंग उनकी फैमिली की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। वह बेइचेंग से कह देती हैं, मुझे नहीं पता। फू की दादी सोचती हैं, ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं, लगता है मुझे कुछ करना होगा। दादी फू से कहती हैं, कल से 9 बजे से पहले घर आना होगा, अब जल्दी से कमरे में जाओ और बेइचेंग के साथ रिश्ता सुधारो ताकि मैं जल्दी से एक मोटा ताजा ग्रेट ग्रैंडसन पा सकूं। दादी फू को दूध देती हैं और कहती हैं, ये पी लो, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। फिर बेइचेंग फू के लिए गर्म पानी तैयार करती है उसके शावर लेने के लिए। फू पानी देखकर कहता है, इतना गर्म, क्या तुम मुझे उबालना चाहती हो? बेइचेंग कहती है, तुम्हें क्या पता, यह टेम्परेचर सबसे बेहतर काम करता है। कपड़े उतारो और अंदर जाओ। फ्यू हैरान हो जाता है और बेइचेंग उससे कहती है, तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी भी शर्माते हो? फू बाथ टब में लेट जाता है और देखते ही देखते फू खून की उल्टी कर देता है। बेइचेंग फू का इलाज करने लगती है और फू रोमांटिक होने लगता है। बेइचेंग उससे कहती है, इलाज के दौरान
क्या तुम अजीब चीजों के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्यू कहता है, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फू बेचेंग को किस करने लगता है। अगली सुबह फ्यू की आंख खुलती है और वह अपने बेड पर होता है। वह सोचने लगता है कि कल रात क्या हुआ। बेचेंग उससे कहती है, तुम जाग गए। फू कहता है, कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? बेचेंग कहती है, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, खुद सोचो। तुमने कल रात क्या पिया था? तुम ड्रग्स ले चुके थे। फ्यू को याद आता है कि उसकी दादी ने कुछ पिलाया था और उसमें कुछ नशा मिला हुआ था। बेचेंग फू से कहती है, मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया और तुम बेहोश हो गए। ब्रेकफास्ट टेबल पर फ्यू की दादी बेचेंग से कहती है, क्या तुम कल रात सेटिस्फाइड थी? मेरा ग्रैंडसन आमतौर पर वर्कआउट करता है और स्ट्रांग है। बेचेंग फू को छेड़ते हुए कहती है, काफी अच्छा था, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दादी बेचेंग को बताती है कि स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी में फ्यू को इनवाइट किया गया है और वह चाहती है कि बेचेंग उसके साथ जाए। बेचेंग इनविटेशन कार्ड पर देखती है कि यह वही स्कूल है जहां उसकी स्टेप सिस्टर जाती है। अगला सीन फ्यू बेचेंग से कहता है, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें ऐसे इवेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है ना? बेचेंग कहती है, कौन कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि बेचेंग और फू का नाइट स्टैंड होता है और फू बेचेंग के साथ इंटीमेट होता है और कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। फू नशे में होता है और उसे याद नहीं होता कि बेचेंग वही लड़की है। अगले सीन में बेचेंग की बहन का एक फ्रेंड उससे कहता है, हम फ्यूचर में एक ही कंपनी में काम करेंगे, साथ में काम करना, तुम समझ सकती हो मेरी फीलिंग्स। बेचेंग की सिस्टर अपने फ्रेंड से कहती है, अगर मैंने तुमसे 5 साल पहले की बात छुपाने को नहीं कहा होता तो मैं तुम्हें एक पल भी नहीं देखना चाहती, मैं हमेशा तुम्हें भाई की तरह देखती आई हूँ। बेचेंग की सिस्टर का फ्रेंड कहता है, बेचेंग के साथ जो हुआ उसे मत भूलो, मैंने तुम्हारी मदद की सब छुपाने में। बेचेंग की सिस्टर कहती है, चुप रहो, नहीं तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इस वक्त यह सीक्रेट रिवील होता है कि बेचेंग के मेंटल हॉस्पिटल जाने में उसकी बहन का हाथ है। फिर स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेचेंग आ जाती है और उसकी बहन का फ्रेंड कहता है, तुम मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ गई हो, यहाँ क्यों हो? बेचेंग कहती है, मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था, लगता है तुम उस इंसिडेंट में शामिल थे। बेचेंग की सिस्टर उससे कहती है, ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, शायद यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं है। बेचेंग कहती है, तुम यहाँ आ सकती हो, पर मैं क्यों नहीं आ सकती? तुमको स्कूल से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। बेचेंग की सिस्टर कहती है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन थीसिस टीचर्स ने बहुत पसंद किया, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने के नाते मैं एलिजिबल हूँ यहाँ आने के लिए। बेचेंग कहती है, तुम्हारा ग्रेजुएशन थीसिस क्या तुमने खुद लिखा है बिना जाने? बेचेंग की सिस्टर कहती है, हाँ मैंने ही लिखा है। बेचेंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं बाद में इसे सबको सच दिखाऊंगी। बेचेंग की सिस्टर कहती है, तुमने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, अब तुम मेरे थीसिस पर कमेंट करने वाली नहीं हो। यह आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, प्लीज बाहर जाओ। बेचेंग स्टेज पर सीट पर जाकर बैठती है और कहती है, वह मेरा सीट है। बेचेंग की बहन कहती है, इतने देर मेंटल हॉस्पिटल में थी, तुम सच में पागल हो गई हो, वह ऑनरेरी प्रिंसिपल की सीट है, तुम्हारे बैठने का कोई हक नहीं है। तभी प्रिंसिपल वेन्यू पर आता है और उसके साथ फ्यू भी आता है। बेचेंग की सिस्टर फू से कहती है, फू देखो, मेरी बहन कोई तमीज नहीं रखती, उसने ऑनरेरी प्रिंसिपल की सीट पर बैठकर आपकी भी इमेज खराब कर दी है। फ्यू कहता है, पेन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट एमेरिटस हूँ, मेरी वाइफ मेरे सीट पर बैठी है, कोई प्रॉब्लम? भीड़ में सब लोग फ्यू और बेचेंग के बारे में बातें करने लगते हैं। फू बेचेंग को अकेले में बात करने ले जाता है। फू बेचेंग से पूछता है, तुम्हें यह जेड रिंग कहाँ से मिली? बेचेंग कहती है, मेरे एक पुराने दोस्त ने दी थी। फ्यू कहता है, कौन दोस्त, मर्द ने दी या औरत ने कब दी थी? बेचेंग कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? यह मेरा पर्सनल मामला है, तुम्हारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं। फू कहता है, आज अगर तुमने क्लियर नहीं किया तो जाने का सोचना मत, आज अगर तुमने क्लियर नहीं किया तो जाने का सोचना मत। बेचेंग एक्यूपंक्चर की नीडल निकालकर फ्यू के शोल्डर पर लगा देती है और वह चेयर पर गिर जाता है। बेचेंग वहां से चली जाती है। तभी फ्यू प्रिंसिपल से मिलता है और प्रिंसिपल फ्यू से कहता है, आज स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी में अटेंड करने आए हो, मुझे बहुत खुशी है। फ्यू प्रिंसिपल से कहता है कि वह जल्द ही इवेंट में आ जाएगा। फिर फ्यू सोचने लगता है, बेचेंग तुम 5 साल के लिए गायब हो गई थी और आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। फू को फाइनली पता लग जाता है कि जिस लड़की को वह ढूंढ रहा था वह बेचेंग ही है। फिर बेचेंग की सिस्टर फू से मिलने आती है और कहती है, कुछ बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाहती थी, शायद तुम अभी तक नहीं जानते।
मेरी बहन का पहले एक बच्चा है। फू हैरान होकर कहता है, तुमने क्या कहा? बेचेंग की सिस्टर कहती है, फू तुम उस दिन घर आए थे। मैंने अपनी बहन से पूछा कि वह मेंटल हॉस्पिटल क्यों गई थी। बेचेंग ने तुमसे झूठ बोला कि उसको इंसोम्निया था। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने सच बोल दिया तो तुम और बेचेंग खुश नहीं रह पाओगे। बेचेंग की सिस्टर फू को बताती है कि मेरी बहन के साथ रेप हुआ था, इससे उसका मेंटल डिसऑर्डर हो गया। वह अभी भी महसूस करती है कि हमारे फैमिली ने उसे कोई मेडिसिन दी। वह हम पर अटैक करती थी। अक्सर फ्यू कहता है, उस बच्चे का क्या हुआ? बेचेंग की बहन कहती है, मेरी बहन ने पहली बार किसी के साथ संबंध बनाए और वो प्रेग्नेंट हो गई। मेरे मॉम डैड ने उसे बच्चा पैदा न करने को कहा, लेकिन उसने जन्म दिया। फू कहता है, तुम और क्या कहना चाहती हो? बेचेंग की बहन कहती है, तुम उसे ढूंढ सकते हो जिसके साथ उसने संबंध बनाए, लेकिन ढूंढने से क्या फायदा? फू कहता है, वो बच्चा कहाँ है? बेचेंग की बहन कहती है, तुम बच्चे के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? फू गुस्से से कहता है, मैं पूछ रहा हूँ वो बच्चा कहाँ है। बेचेंग की बहन कहती है, मेरी माँ ने बताया वो बच्चा मर गया। फू कहता है, मर गया? बेचेंग की बहन कहती है, फू मैं कसम खाती हूँ मेरी हर बात सच है। अगर मुझे तुम्हारी सच्ची फिक्र न होती तो मैं ये सब नहीं कहती। फू वहां से चला जाता है और बेचेंग की बहन खुश होकर सोचती है, मिस्टर फू इतने गुस्से में हैं, बेचेंग को जरूर सबक सिखाएगा। फू बेचेंग के पास जाता है और वो उससे पूछती है, बताओ ऑनररी प्रिंसिपल का टाइटल कैसे मिला? क्या तुम्हारे पास कोई एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं? फू कहता है, पिछले कुछ सालों से मैं बिन्हाई यूनिवर्सिटी को इमारतें डोनेट करता रहा हूँ। स्कूल बोर्ड ने मुझे एक नॉमिनल पोजीशन दी। बेचेंग कहती है, पैसे होना अच्छी बात है। फू कहता है, पेन यूनिवर्सिटी का मेडिकल फील्ड पिछले कुछ सालों से तेजी से आगे बढ़ा है। मैं उनमें निवेश करता हूँ, अपनी बीमारी का इलाज चाहता हूँ। फ्यू बेचेंग से कहता है, अगर तुम अपनी स्टेप सिस्टर को टारगेट करना चाहती हो तो यहाँ से जाओ, इस इवेंट में तमाशा मत करो। तभी प्रिंसिपल आ जाता है। बेचेंग की स्टेप सिस्टर फू और बेचेंग को साथ देखकर सोचती है, क्या उन दोनों में झगड़ा नहीं हुआ? बेचेंग की बहन प्रिंसिपल से जाकर कहती है, मेरी बहन फू की पत्नी की पहचान दिखाकर यहाँ बैठी है, वो कैसे इस पोजीशन पर बैठ सकती है? फ्यू प्रिंसिपल से कहता है, ये मेरी पत्नी है, मुझसे मिलने आई थी, गलत जगह बैठ गई, नाराज मत होना प्रिंसिपल। बेचेंग से कहता है, यहाँ बैठी रहो। बेचेंग की बहन ये देखकर निराश हो जाती है। प्रिंसिपल बेचेंग से कहता है, तुमने जो अल्टीमेट मेडिकल रिसर्च रिजल्ट्स पहले दान किए थे वही हैं जिन्होंने हमें सफल बनाया। तुमने मुझसे ज्यादा यानी प्रिंसिपल से भी ज्यादा योगदान दिया है। बेचेंग की बहन हैरान होकर सोचती है, बेचेंग कैसे ऑनररी प्रिंसिपल हो सकती है? प्रिंसिपल कहता है, बेचेंग की रिसर्च की वजह से हमारा बिन्हाई यूनिवर्सिटी देश का सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिकल स्कूल बन गया है। ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू होती है और छात्रों को ट्रॉफी दी जाती है। बेचेंग की बहन को भी एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो बेचेंग से कहती है, मैंने ये सर्टिफिकेट अपनी मेहनत से लिया है। बेचेंग अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम वेस्टर्न मेडिसिन की ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, फिर तुम्हारा ग्रेजुएशन थीसिस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पर क्यों है? बेचेंग की बहन कहती है, मुझे चाइनीज मेडिसिन में दिलचस्पी है। बेचेंग कहती है, अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो मुझे बताओ, चाइनीज मेडिसिन में यिन यांग और 5 एलिमेंट्स थ्योरी क्या है? बेचेंग की बहन जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसने थीसिस चुराया होता है। प्रिंसिपल बेचेंग की स्टेप सिस्टर को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल देता है। बेचेंग की बहन बहुत गुस्से में आ जाती है और बेचेंग से झगड़ा करती है। फिर वो बेचेंग से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है, बहन मैंने गलती कर दी, मुझे सच में इस सर्टिफिकेट की जरूरत है, अपने आप को साबित करने के लिए, मुझे दे दो। बेचेंग कहती है, अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो बाकी मेहनती छात्र क्या सोचेंगे? सभी छात्र कहते हैं कि बेचेंग की बहन को निष्कासित कर देना चाहिए। बेचेंग प्रिंसिपल से कहती है, मेरी रिसर्च का एक्सट्रैक्ट आ गया है, अब इसे तुरंत प्रोसेस करना है, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। फ्यू बेचेंग से काफी प्रभावित होता है। अगले सीन में फ्यू अपने कमरे में बैठा होता है और मोबाइल पर बेचेंग के मेंटल हॉस्पिटल की वीडियो देखता है जहां वो भाग रही होती है और हॉस्पिटल स्टाफ उसे फॉलो कर रहा होता है। तभी बेचेंग कमरे में आती है और फ्यू से कहती है कि वो उसके कमरे में क्यों आया है। फ्यू उससे कहता है, ये कमरा तुम्हारे आने से पहले मेरा था। बेचेंग कहती है, मुझे बताओ क्या चल रहा है? फ्यू कहता है, क्या तुम भूल गई कि आज तुम्हें मुझे ट्रीट देना है? बेचेंग कहती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी सस्पिशियस है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ट्रीटमेंट करते वक्त तुम्हें जख्मी कर दूंगी? फ्यू कहता है, मैं डिजर्व करता हूँ मरने का। बेचेंग कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या?
बेचिंग फू के लिए गर्म पानी तैयार करती है और बाथटब में आने को कहती है। फू बाथटब में लेट जाता है और बेचिंग उससे कहती है बुखार नहीं है। फू बेचिंग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है? अगर एक मर्द एक औरत के साथ संबंध बनाए और फिर 5 साल तक कोई कांटेक्ट न रखे, ये आदमी क्या है? बेचैन कहती है। एक खचरा फू कहता है अगर ये आदमी उस लड़की को ढूंढता रहे लेकिन वो न मिल पाए, फिर भी उसमें थोड़ी सी तो इंसानियत है, कम से कम ढूंढने की कोशिश तो की, ये अच्छी बात है। बेचैन कहती है आज तुम इतने अजीब क्यों हो? फू कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ? बेचैन कहती है तुम आखिर कर क्या रहे हो? फू बेचैन से कहता है कल एक ऑक्शन है, जल्दी सो जाओ, हमें जल्दी जाना है। अगली सुबह फू और बेचैन ऑनेक्शन में जाने के लिए कार में एक साथ जाते हैं। बेचैन कार में फू से कहती है तुम कल से अजीब व्यवहार कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो? फू रोमांटिक होकर कहता है मैं बस तुम्हें और देखना चाहता हूँ, सीरियसली से लो। फू कहता है हम दोनों साथ में ऑक्शन अटेंड करने वाले हैं, अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करती रही तो कैसे चलेगा? फू का ड्राइवर कहता है फू सर आज आपको क्या हुआ है? क्या आप ठीक नहीं हो? क्या मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स करूं? ड्राइवर कहता है आप ऑक्शन का फायदा उठाकर अपनी वाइफ की पहचान अनाउंस कर सकते हैं। ऑक्शन पार्टी में बेचैन की बहन अपने डैड से कहती है बेचैन ने मेरा डिप्लोमा फाड़ दिया और मुझे बाहर निकलवा दिया। बेचैन की स्टेप सिस्टर का डैड कहता है क्या तुमने फ्यू की फैमिली को बेचैन की सच्चाई नहीं बताई? तभी बेचैन पार्टी में आ जाती है और अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है तुम्हें कल एकेडमिक मिसकंडक्ट की वजह से निकाला गया, आज तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बेचैन की स्टेप सिस्टर कहती है मुझे निकाला गया क्योंकि तुमने मुझे टारगेट किया था। तभी वहां लू आ जाता है और कहता है ये हमारे लू फैमिली की ऑक्शन है, मैं किसी को भी यहाँ हंगामा नहीं करने दूंगा, मैं तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगा। फ्यू वहां आ जाता है और लू से कहता है मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। लू कहता है फू मैं बस आपकी वाइफ की मदद कर रहा था। बेचैन और लू पुराने दोस्त होते हैं और बेचैन लू से कहती है तुमने बहुत गहरी चाल चली, तुमने ऑनलाइन बिजनेस में मेरी मदद की लेकिन अपनी पहचान छिपाई। बेचैन की स्टेप सिस्टर का डैड कहता है नंजाओ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वादा किया है कि अगर हम आज हेलन ग्रास खरीद लें तो वो हमें वहां काम करने देंगे। बेचैन की स्टेप सिस्टर कहती है सच में वो तो हर मेडिकल प्रोफेशनल का सपना है। बेचैन और उसकी बहन लड़ने लगती हैं और बेचैन की स्टेप सिस्टर का डैड उससे कहता है लू हमें बाहर निकाल देगा, शोर मत करो। ऑनेक्शन पार्टी शुरू होती है। लू अनाउंस करता है हेलन ग्रास की शुरुआत की बोली है 1 मिलियन। पार्टी में आए गेस्ट्स बिडिंग करते हैं। बेचैन हाई बिड लगाती है और उसकी स्टेप सिस्टर कहती है तुम अभी मेंटल हॉस्पिटल से निकली हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से है? बेचैन कहती है भूल गई मेरे पास ग्यू ग्रुप के 10% शेयर्स हैं। बेचैन की स्टेप सिस्टर कहती है ये हेलन ग्रास अनमोल है, शायद अभी दुनिया में ये आखिरी है, अगर हम इसकी प्लांटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें पैसा खुद ब खुद आएगा। फ्यू बेचैन से कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं? बेचैन कहती है तुम अभी रुको, मैं संभाल सकती हूँ। बेचैन और उसकी स्टेप सिस्टर ऑक्शन में हाई बिडिंग करती हैं हेलन ग्रास जीतने के लिए। बेचैन की स्टेप सिस्टर उससे कहती है अब हेलन ग्रास ही मेरा फ्यूचर है, तुम बस एक छोटी सी बिंगचेंग की ऑनररी प्रिंसिपल हो। लू ये सुनकर कहता है हारमनी सबसे जरूरी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम दोनों हेलन ग्रास में बहुत इंटरेस्टेड हो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। बेचैन की स्टेप सिस्टर कहती है क्या तुम कह रहे हो कि दुनिया में सिर्फ एक ही प्लांट बचा है? लू कहता है ये दुनिया के आखिरी 6 हेलन ग्रास हैं, अगर तुम 5 मिलियन में खरीदोगी तो ये तुम्हारे होंगे। बेचैन की स्टेप सिस्टर अपने डैड से कहती है हेलन ग्रास बहुत कीमती है, लेकिन मैंने अभी ऑनलाइन सर्च किया, ये पहला प्लांट फीमेल प्लांट है। जब मेल और फीमेल प्लांट्स हैं इसका मतलब हेलन ग्रास रिप्रोड्यूस कर सकता है। बेचैन की स्टेप सिस्टर सबसे ज्यादा प्राइस लगाती है और अपनी कंपनी के सारे शेयर्स बेचकर हेलन ग्रास खरीद लेती है। बेचैन अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है मैंने 6 ऐसे प्लांट्स खरीदे। बेचैन की स्टेप सिस्टर कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? बेचैन जवाब देती है मैंने अभी ऑनलाइन एक आर्टिकल पब्लिश किया है हेलन ग्रास की प्लांटिंग और कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी पर। हेलन ग्रास की प्लांटिंग टेक्नोलॉजी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेचैन की स्टेप सिस्टर कहती है सब जानते हैं हेलन ग्रास की ग्रोथ कितनी मुश्किल है, तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी बात मान लेंगे बस कुछ आर्टिकल्स से? बेचैन कहती है हेलन ग्रास 50 साल में कभी नहीं दिखा, तुमने कभी सोचा नहीं कि एक साथ 6 स्ट्रेन्स क्यों मिले? हमने प्लांटिंग टेक्नोलॉजी क्रैक कर ली है। हेलन ग्रास की वैल्यू उसकी रेयरिटी में नहीं बल्कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू में है। जब तक हम इसे साउथ सबर्ब्स इंस्टीट्यूट ले जाएंगे, एक्सट्रैक्ट कल्टीवेट करेंगे,
तब तक हमारे पास उम्मीद है। तुम सचमुच बेवकूफ हो। हमने हेलन ग्रास एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। वो ऑलरेडी मास प्रोडक्शन में है। अपनी कंपनी का नुकसान देखकर बेइचेंग की स्टेप सिस्टर का डैड शॉक्ड हो जाता है। तुम ही हो जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। बेइचेंग की स्टेप सिस्टर गुस्से से कहती है, तुम जानबूझकर ग्यू ग्रुप हथियाने की कोशिश कर रही हो। बेइचेंग कहती है, गू ग्रुप मेरा है, मेरी दादी ने मुझे दिया था, अब बस प्रॉपर्टी अपने पास रखने। असल ओनर को वापस मिल रही है। बेइचेंग की सिस्टर अपने डैड से कहती है, हमारे पास अभी भी चांस है। बेइचेंग तंज करते हुए अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है, नानजाओ रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक क्लीनर की जरूरत है। मैंने 5 साल इंतजार किया ये सब देखने के लिए। फू बेइचेंग से कहता है, बधाई हो, तुमने अपना बदला ले लिया। क्या तुम खुश हो? बेइचेंग कहती है, बिल्कुल मैं खुश हूँ। फू बेइचेंग से कहता है, मैंने वादा किया था कि जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा। तभी वहां लू आ जाता है और फू से कहता है, बेइचेंग का हाथ छोड़ो, वो मेरी बॉस है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। बेइचेंग लू को वहां से जाने को कहती है। अगले सीन में फू और बेइचेंग कमरे में बैठकर बात करते हैं। बेइचेंग फू से कहती है, गू फैमिली ने मुझे पागल खाने भेज दिया था। मुझे शक था कि मैं गू फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए जैसे ही मैं बाहर आई मैंने पितृत्व जांच करवाई। लू बस मेरा ऑनलाइन पार्टनर था। आज ही मुझे उसकी असली पहचान पता चली है। पिछले ग्रेजुएशन सेरेमनी और इस ऑक्शन में वह बस मेरी मदद कर रहा था। एफयू कहता है, तो क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? बेइचेंग कहती है, मैं किसी ऐसे शख्स के लिए इतना पागल नहीं हो सकती जिससे मैं अभी मिली हूँ। फू कहता है, तुम कहती हो कि तुम किसी ऐसे इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो जिससे तुम हाल ही में मिली हो। फिर मैं फू बेइचेंग को बताता है कि जेड रिंग जो उसके पास है वह फू फैमिली की विरासत है। बेइचेंग कहती है, ये कैसे मुमकिन है? फू कहता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दुनिया में सिर्फ ये 2 रिंग्स हैं, एक तुम्हारे पास है और एक मेरे पास। बेइचेंग समझ जाती है कि फू वही इंसान है जिससे वह 5 साल पहले मिली थी। बेइचेंग फू से कहती है, इसलिए तुम पिछले कुछ दिनों से इतने अजीब बर्ताव कर रहे थे क्योंकि तुम पर मेरी पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी। फू बेइचेंग से पूछता है, पिछले 5 साल तुम कहाँ थी? बेइचेंग पुराना सीन याद करती है और फ्यू को बताती है कि जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसे बहुत ब्लीडिंग हुई थी और समय से पहले डिलीवरी हो गई थी और उसकी फैमिली ने उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था। फू बेइचेंग से कहता है, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अगले दिन फू और बेइचेंग अपने मरे हुए बच्चे की कब्र पर जाते हैं। वहां एक बच्चा आता है जो बेइचेंग से कहता है, आंटी मत रो, ये टिश्यू पेपर तुम्हारे चेहरे पोंछने के लिए है। बेइचेंग बच्चे से कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ नहीं है? बच्चा कहता है, मेरी आंटी ने कहा कि मेरी मम्मी चली गई, मैं उन्हें कब्रिस्तान में ही ढूंढ सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी मम्मी से मिलने आया हूँ। बेइचेंग फू से कहती है, लगता है बच्चे की मम्मी की मौत हो गई है। बच्चे की आंटी आती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? बच्चा कहता है, आंटी मुझे मम्मी की याद आ रही है। आंटी बेइचेंग से कहती है, मिस माफ कीजिएगा, क्या ये बच्चा आपको परेशान कर रहा है? मैं इसे ले जाती हूँ। बेइचेंग कहती है, कोई बात नहीं, मुझे ये बच्चा पसंद आया। अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा, उसे इधर उधर भागने मत देना। ठीक है। दूसरी तरफ बेइचेंग की सौतेली बहन अपनी माँ से कहती है, माँ ये सब उस बेइचेंग ने प्लान किया था। माँ माफ करना, सब मेरी गलती है, मैंने इस फैमिली को बर्बाद कर दिया। बेइचेंग की सौतेली माँ कहती है, वह हमारे गू परिवार की नहीं है, उसे गांव में भेजकर भूखा मरने देना चाहिए था। बेइचेंग की बहन कहती है, वह हमारे परिवार की नहीं है। उसकी माँ कहती है, तुम बचपन से कमजोर थे, हम एक ज्योतिषी के पास गए, उसने कहा कि तुम्हारे लिए कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे दुख सहे। हम बेइचेंग को इसलिए घर लाए थे ताकि तुम्हारी बदकिस्मती उस पर ट्रांसफर हो जाए। बेइचेंग की सौतेली बहन अपनी माँ से पूछती है, बेइचेंग का बच्चा मर गया? उसकी माँ कहती है, बच्चा जिंदा है। बेइचेंग की बहन बेइचेंग के ऑफिस जाती है और उससे कहती है, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि बच्चा असल में कहाँ है? याद है उन दिनों को तुमने एक पागल खाने में बच्चा पैदा किया था? वह असल में मरा नहीं था, उसे बस मेरी माँ ने कहीं भेज दिया था। बेइचेंग कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? बहन कहती है, जानना चाहती हो, मेरे साथ आओ। बेइचेंग फू को मैसेज करके बताती है कि हमारा बच्चा नहीं मरा, मैं अपनी सौतेली बहन के पीछे बच्चे को ढूंढने जा रही हूँ। फू अपने असिस्टेंट से कहता है, बेइचेंग की लोकेशन पता करो, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करो। बेइचेंग की सौतेली बहन उसे ड्रग्स देती है और वह नशे में चली जाती है। तभी वहां फ्यू आ जाता है और बहन से पूछता है, मुझे बताओ बेइचेंग कहाँ है? बहन कहती है, 15 मिनट हो चुके हैं, जो होना था हो चुका है, चिंता मत करो डिप्टी, बस यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है।
बेचेंग और मेरे फ्रेंड की सेक्स वीडियो बन चुकी है। ये वीडियो पूरे शहर में फैल जाएगा। फ्यू कहता है, कितने पैसे चाहिए? बहन कहती है, 4 बिलियन। साथ ही गू ग्रुप के सारे शेयर भी। तुम्हें एक एग्रीमेंट भी साइन करनी होगी। ये वादा करो कि तुम कभी हम पर हमला नहीं करोगे। फू कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बेचेंग वहां आ जाती है और अपनी सौतेली बहन को थप्पड़ मारती है और कहती है, लगता है ऑनक्शन में मैंने तुम्हें काफी सबक नहीं सिखाया। बेचेंग फू से कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक है। सौतेली बहन कहती है, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, मैं अपना मकसद भी पूरा कर चुकी हूँ। बेचेंग सौतेली बहन से कहती है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड को कुछ इंजेक्शंस दिए हैं, अब वह कभी सेक्स नहीं कर पाएगा। सौतेली बहन कहती है, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें ड्रग्स दी थी। बेचेंग कहती है, पागल खाने में अफ्रोडिसियाक्स लेकर मैं ड्रग्स से इम्यून हो चुकी हूँ। अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मेरा बच्चा लौटा दो, मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगी। बहन कहती है, सपना भी मत देखना दूसरी तरफ। बेचेंग का बच्चा अपनी आंटी से कहता है, आंटी तुमने कहा था कि मेरी माँ मुझे मिलने आ रही है। आंटी कहती है, सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। स्टेप सिस्टर वहां से भाग जाती है और बेचेंग उसके पीछे भागती है। रास्ते में स्टेप्स और वह गिरकर बेहोश हो जाता है। बेचेंग बच्चे को देखती है और कहती है, बच्चे को चोट लग गई है। डॉक्टर कहता है, कंफ्यूजन और धड़कन गड़बड़ है, सिर पर चोट भी है, पहले सिर का सीटी स्कैन करो, फिर सर्जरी होगी। आंटी बेचेंग को बताती है, मैंने बच्चे को धोखा दिया था। जब वो पैदा हुआ था उसकी माँ के परिवार ने उसे छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता बच्चे को कैसे समझाऊं। मैंने कहा कि उसकी माँ कब्रिस्तान में है। पता नहीं ये बच्चा इतना जिद्दी निकला, हर रोज कब्रिस्तान जाता है माँ को ढूंढने। फ्यू अस्पताल आता है और कहता है, बेचेंग तुम अस्पताल में कैसे? तुम ठीक हो? बेचेंग कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी स्टेप सिस्टर ने बच्चे को धक्का दे दिया। फ्यू कहता है, मैंने लोग भेजकर तुम्हारी स्टेप सिस्टर को ढूंढने को कहा है। बच्चे की आंटी बता देती है कि गू परिवार ने बच्चे को उसे दे दिया है। फ्यू और बेचेंग को आखिरकार पता चल जाता है कि यह प्यारा सा बच्चा उन्हीं का खोया हुआ बेटा है। तभी डॉक्टर आता है और बताता है, सर्जरी बहुत रिस्की है। हेलन घास का अर्क इस्तेमाल करके ही जान बच सकती है, फिर एक्यूपंक्चर से खून के थक्के निकालेंगे, फिर सर्जरी होगी। लेकिन हेलन घास का अर्क बहुत रेयर है, पिछली बार लू परिवार की नीलामी में देखा गया था। बेचेंग कहती है, डॉक्टर सर्जरी की चिंता मत करो, आपको जो चाहिए मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेचेंग को पुराना दृश्य याद आता है, जब यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था। वह मन में सोचती है, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। दूसरी तरफ स्टेप सिस्टर अपनी माँ से कहती है, योजना असफल हो गई, हमें किसी और जगह छुपना होगा। बेचेंग सर्जरी से बाहर आती है और फू से कहती है, बच्चा ठीक है, वह कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। बेचेंग को होश आता है और फू उससे कहता है, तुम अब बहुत कमजोर हो, ख्याल रखो अपना, मैं हमारे बेटे को देखने जा रहा हूँ। तभी वहां लू आ जाता है और फू उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? फू और लू झगड़ने लगते हैं कि वह बेचेंग का पीछा क्यों करता है। बेचेंग गुस्से से कहती है, पता नहीं क्यों तुम दोनों मिलते ही लड़ने लगते हो। लू को कॉल आती है और उसकी माँ उसे घर आने को कहती है। बच्चा होश में आता है और बेचेंग से कहता है, आंटी तुम भी यहाँ? बेचेंग अपने बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है। वह उससे कहता है, आंटी क्यों रो रही हो, कहीं दर्द हो रहा है? बेचेंग आंटी से कहती है, आप हमारे साथ रह सकती हैं और जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। आंटी ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर रात को फू बेचेंग के कमरे में आता है और वह फू से कहती है, तुम यहाँ सोने क्यों आए हो? फू कहता है, क्या हम कपल नहीं हैं? बेचेंग कहती है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। फू कहता है, वैसे भी तुम अभी ठीक भी नहीं हुई हो, सोना नहीं है। बेचेंग कहती है, ठीक है, बस नॉर्मल सोने दो। बेचेंग की स्टेप सिस्टर का दोस्त उससे मिलने आता है और कहता है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। बेचेंग ने जो दवा मुझे दी उसकी वजह से अब मैं एक सामान्य मर्द नहीं रहा। स्टेप सिस्टर अपने दोस्त से कहती है, मेरे पापा मर चुके हैं। स्टेप सिस्टर अपने दोस्त से कहती है, मुझे एक आखिरी बार मदद करो। दूसरी तरफ बेचेंग अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करती है। बच्चा बेचेंग से कहता है, माँ तुम मुझे एम्यूजमेंट पार्क कब ले जाओगी? बेचेंग कहती है, माँ अभी भी काम पर है, वीकेंड पर ले जाऊंगी। ठीक है, फेरिस व्हील पर चलेंगे और आइसक्रीम खाएंगे। बेचेंग की स्टेप सिस्टर बेचेंग की कंपनी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला देती है कि उसकी दवा से लोग मर गए हैं। कंपनी के बाहर लोग हंगामा करते हैं। एक आदमी कहता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरे बेटे की जान वापस लाओ। दूसरा आदमी बेचेंग से कहता है, तुम कोई जवाब नहीं दोगी, सोचना भी मत कि तुम बच जाओगी, पैसा दो पैसा दो। बेचेंग कहती है,
भाई अगर दवा में कोई समस्या है तो नानजाओ रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरी जिम्मेदारी लेगा। भाई अगर दवा की सुरक्षा गलत है तो मेरा नानजाओ रिसर्च इंस्टीट्यूट उसे जांचेगा। शांत हो जाओ। हम सब खड़े खड़े थक गए हैं, पहले आराम कर लो। क्या हम इंस्पेक्टर के आने का इंतजार कर सकते हैं? उनका बयान लेना चाहिए। लोग कहते हैं हम तुम पर क्यों भरोसा करें? क्यों क्यों? बेचिंग सोचती है ये जरूर उसकी स्टेप सिस्टर ने करवाया है। पुलिस बेचिंग को बताती है कि बेचिंग ने इन लोगों को भेजा है और झूठी अफवाहें फैलाई हैं। बेचिंग को कॉल आती है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है। दूसरी तरफ फू स्टेप सिस्टर के दोस्त के घर पर उससे झगड़ा कर रहा होता है। तभी बेचिंग की कॉल आती है। वह फ्यू से कहती है मेरी स्टेप सिस्टर ने हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया। फ्यू कहता है क्या मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ? फू बेचेंग की स्टेप सिस्टर के दोस्त से कहता है अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। फ्यू और बेचेंग घर जाते हैं और देखते हैं कि आंटी बेहोश होती है। आंटी कहती है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आया था। आंटी बताती है कि उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। आंटी कहती है मैं आज हमारी एक फोटो एल्बम लेने वापस गई थी। मैंने सोचा था कि यंग मास्टर मुझे फॉलो करेगा, मगर वह नहीं आया। मैं वापस घर आई और जैसे ही दरवाजे में घुसी मुझे बेहोश कर दिया गया और इस तरह मैंने यंग मास्टर को खो दिया। मैं यंग मास्टर को बचा नहीं पाई। मुझे मर जाना चाहिए। बेचैन कहती है मुझे विश्वास है कि हमारा बेटा हमारे पास वापस आएगा। आंटी ली पहले थोड़ा पानी पी लो। बेचैन को स्टेप सिस्टर की कॉल आती है और वह उससे कहती है तुम अभी मुझे हर जगह ढूंढ रहे होगे। बेचैन कहती है तुम क्या करना चाहती हो? स्टेप सिस्टर कहती है मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारा बेटा है। परिवार को बर्बाद कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। इस बच्चे को बचाने का बेचेंग अपनी स्टेप सिस्टर से मिलने के लिए जाती है और फ्यू उसे रोक लेता है। बेचेंग फू से कहती है मेरी स्टेप सिस्टर मेरा इंतजार कर रही है। अभी उसका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे डर है कि उसे ज्यादा उकसाया न जाए। फू बेचेंग से कहता है मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। बेचेंग कहती है उसे बस मेरी जान चाहिए, तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं है। बेचेंग अपनी सिस्टर से मिलने जाती है और फू को साथ जाने से रोकती है। फ्यू नहीं मानता और बेचेंग उसे एक्यूपंक्चर की सुई चुभोकर बेहोश कर देती है। बेचेंग फू को चूमती है और गाड़ी में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ बेचेंग की स्टेप सिस्टर अपने मरे हुए पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होती है और कहती है पापा थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें जिसने मारा है वह मेरे पास आ रही है। बच्चा शरारत करता है और बेचेंग की स्टेप सिस्टर उसे गुस्से से कहती है बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दूंगी। बेचेंग वहां आ जाती है और अपने बेटे की तरफ जाती है। बेचेंग उसे रोकती है और कहती है तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरी बात सुनो, वरना इस जन्म में तुम अपने बेटे से नहीं मिलोगी। बेचेंग का बेटा उसे देखकर उसके पास आने के लिए भागता है। बेचेंग कहती है तुम आखिर करना क्या चाहती हो? स्टेप सिस्टर कहती है मेरे पापा के सामने घुटनों टेक कर उनसे माफी मांगो। तभी वहां फू आ जाता है और कहता है बेचेंग मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, दूसरी बार नहीं खोना चाहता। बेचेंग की स्टेप सिस्टर कहती है मैं तुम्हें दो बेकाबू प्रेमियों का जोड़ा बनाकर जहन्नुम में भेज दूंगी। फू बेचेंग की स्टेप सिस्टर से कहता है तुम्हारे दोस्त ने अभी सब कुछ कबूल कर लिया है। जो विस्फोटक उसने खरीदे थे वह प्रेशर एक्टिवेटेड हैं। प्रेशर बदलेगा तो धमाका होगा। तुम्हारे हाथ वाला रिमोट कंट्रोल नहीं, सिर्फ टच करने से चलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तुमने मेरे बेटे को सोफे से बांधा है ताकि प्रेशर बना रहे, लेकिन अफसोस अब ब्लास्ट नहीं होगा। चेंग की स्टेप सिस्टर फू से कहती है वाह तुमने ये समझ लिया कि विस्फोटक कितने ताकतवर हैं। तुम सच में एक बिजनेस जीनियस हो। लोगों के दिलों में क्या है इसे बहुत अच्छे से जानते हो। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अभी यहाँ से निकल जाओ। ये मेरे और बेचेंग के बीच का मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फू वहां से जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वह बेचेंग को फिर से खोना नहीं चाहता। फिर बेचेंग की स्टेप सिस्टर कहती है फिर हम सब साथ मरेंगे। वह ब्लास्ट करने लगती है और बेचेंग कहती है तुम मरोगी तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? स्टेप सिस्टर कहती है मैं अपनी माँ के लिए बहुत पैसा छोड़कर जा रही हूँ, पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बेचेंग की स्टेप सिस्टर बम ब्लास्ट करने लगती है, मगर वह पहले से ही निष्क्रिय हो चुका होता है। तभी वहां लू पुलिस को लेकर आ जाता है और स्टेप सिस्टर से कहता है तुमने मेरी बहन बेचेंग को मारने की कोशिश की। पुलिस स्टेप सिस्टर को मारने लगती है। तभी फ्लैशबैक आता है जब लू फू को बता देता है कि घर में बम लगा है और वह जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा। लू फू से कहता है मैंने बम एक्सपर्ट को अभी घर पर बुलाया है। इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि बम को निष्क्रिय करने में 15 मिनट लगेंगे। अंदर की स्थिति बहुत गंभीर है। तुम्हें अंदर जाकर स्थिति को संभालना होगा। बिल्डिंग के एंट्री गेट पर गार्ड है, देखकर अंदर जाना।
फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और बेचेंग लू से कहती है, तुमने अभी मुझे बहन बुलाया। लू बताता है, जब तुम्हारे बेटे की सर्जरी हुई थी, क्या मैंने ब्लड डोनेट नहीं किया था? तब डॉक्टर ने मुझे पितृत्व टेस्ट रिपोर्ट दी थी। मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बेटे से संबंधित हूँ, लेकिन यह कंफर्म नहीं होता कि मैं तुम्हारे बेटे से कैसे संबंधित हूँ। तभी ये राज खुलता है कि लू बेइचेंग का असली भाई होता है। बेइचेंग लू से कहती है, तो तुम टॉफी के चाचा हो। लू बेइचेंग को बताता है, मैंने अपनी माँ को वापस बुलाया, फिर से पैटर्निटी टेस्ट कराया, फिर मैंने तुम्हारी पहचान चेक की और मुझे पता चला कि तुम मेरी बहन हो। बेइचेंग ये सुनकर खुश होती है। बेइचेंग लू से पूछती है कि उसकी स्टेप सिस्टर का क्या हुआ। लू कहता है, वो बेहोश हो गई थी, सब कुछ बता दिया है उसने पुलिस को, अब वो नहीं बचेगी। बेइचेंग लू से कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे हो। फू कहता है कि हमारे बेटे ने अभी खाना नहीं खाया है, घर जाने का समय हो गया है। लू बच्चे से कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। लू फू से मजाक में कहता है, क्यों, मुझे बस ये जानना था कि मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ। तुम मेरी बहन को किडनैप कर लेते हो हमेशा और मुझसे दूर ले जाते हो। अब तुम क्या करने वाले हो? फू कहता है, तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। आखिरी सीन में बेइचेंग और फू फैमिली पिक्चर के लिए फोटोग्राफर के पास जाते हैं। फ्यू और बेइचेंग का बेटा दौड़कर उनके पास आता है और फ्यू और बेइचेंग एक तस्वीर क्लिक करवाते हैं। इस तरह हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।